हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने पढ़ा था कि इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है और डिस्कवरी किस में की थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। उसके साथ साथ हमने ये समझा था कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस फिल कर दी थी, है ना। और ये भी देखा था कि प्रेशर कितना लो रखा था। उसमें प्रेशर कितना लो था, 10⁻³ mm ऑफ Hg, यही था ना प्रेशर। और टेम्परेचर कितना रखा था, अप्रॉक्सीमेट रखा था उनने 10,000 के समथिंग वहाँ पर टेम्परेचर रखा था। और ऐसा क्यों किया था उनने, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूर दूर रह सकें। इसी वजह से उन्होंने टेम्परेचर को हाई रखा था और प्रेशर को लो रखा था। यही चीज़ हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या है प्रोटॉन की डिस्कवरी, समझेंगे। फिर इसके बाद हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या चीज़ है। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम पर एक मॉडल दिया है अपना। क्लियर होगी बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को दिया था ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन, याद रखना आप, ई गोल्डस्टीन ने दिया था। और ईयर क्या थी, अच्छा इसकी ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, 1886। कितनी थी, 1886 ये ईयर थी। गोल्डस्टीन ने इसको दिया था। अच्छा समझते हैं, इन्होंने भी जब इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, तब इन्होंने समझा कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करना थोड़ा सा सिंपल हो गया है। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस भर दी। हीलियम गैस का उन्होंने यूज़ किया था, या आप हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने हीलियम गैस का यूज़ किया और डिस्चार्ज ट्यूब को दो टर्मिनल के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर ले रखा था, वो प्रेशर कितना था, 10⁻³ mm ऑफ Hg। इन्होंने प्रेशर को हल्का सा बढ़ा दिया। इन्होंने प्रेशर रखा 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। वो भी लो प्रेशर था, है ना, लो प्रेशर ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया। उन्होंने 10⁻⁻3, इन्होंने 10⁻⁻1 प्रेशर ले रखा था। और उन्होंने लिया था परफोरेटेड एनोड, इन्होंने परफोरेटेड ले लिया कैथोड। तो उस डिस्कवरी मैंने क्या बताया था आपको कि जो रेज थी वो दोनों तरफ से निकल रही थी भाई। अब वो रेज हमें कैथोड पर क्यों नहीं दिखी, एनोड पर ही क्यों दिखी, क्योंकि कैथोड का जो टर्मिनल था वो परफोरेटेड नहीं था। यही सारी डिस्कशन हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब पर ही प्रैक्टिकल किया था। डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने एक, समझिएगा, मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब बना रहा हूँ। ये देखिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब बन गया। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब को एनोड और कैथोड के जरिए, दो टर्मिनल लिए, एनोड और कैथोड। यहाँ पर कौन सा टर्मिनल लिया था उन्होंने, ये देखिए स्टूडेंट, हमने एक एनोड और एक कैथोड ले रखा। यहाँ पर लिए था हमने उस समय कैथोड और यहाँ पर ले रखा था एनोड। एनोड एनोड पर कौन सा चार्ज निकला था हमारा, यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। और इन्होंने क्या किया, इसमें एक वैक्यूम का यूज़ किया। वैक्यूम पंप का यूज़ किया इन्होंने। वैक्यूम का काम क्या होता है,
वैक्यूम का काम क्या होता है? प्रेशर को मेंटेन करना। यहाँ पर इन्होंने कोई सी एक गैस फिल कर दी थी, ये देखिए मैंने गैस इसमें फिल कर दी है, एनी गैस। ज़्यादातर ऐसा कंक्लूजन है कि इन्होंने हीलियम गैस को लिया था, ठीक है ना। उसमें भी हमने एनी गैस रखा था, आप इसमें भी रख सकते हैं, हीलियम गैस को ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन्होंने प्रेशर कितना रखा? प्रेशर इन्होंने प्रेशर रखा था 10⁻⁻⁻1 mm ऑफ Hg। mm का मतलब समझते हो? मिलीमीटर, mm ऑफ Hg। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट इन्होंने जो यहाँ इसका टेम्परेचर लिया था, वो टेम्परेचर इसका भी 10,000 के समथिंग ही था, 10,000 वोल्ट ये इनका टेम्परेचर था। अब उन्होंने लिया था परफोरेटेड एनोड, इन्होंने यूज़ किया परफोरेटेड कैथोड। इसमें होल थे, देखिए इस तरीके के होल बने हुए थे, इसको बोल दिया परफोरेटेड कैथोड। और स्टूडेंट इन्होंने इसमें इस पर जो इसको देख रहे हैं आप, ये इस पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज़ किया था इन्होंने कहाँ पर? उसमें हमने किस चीज़ से किया था? ब्लैक मार्कर की यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी इन्होंने, ताकि यहाँ पर ग्लो कर सके। तो इसका जो किसकी स्क्रीन थी? वो ZNS की स्क्रीन थी। वो ZNS का लेप किया जाता है, समझ लो, जिंक सल्फाइड का। अब स्टूडेंट इन्होंने यहाँ से जैसे ही टेम्परेचर अप्लाई किया, करंट अप्लाई किया, तो ये देखा कि इस तरफ से कुछ इंडिविजुअल रेज आ रही थी, ठीक है भाई। इन्होंने देखा कुछ इस तरफ से इंडिविजुअल रेज आ रही थी, और यहाँ पर उन्होंने कई बार ऐसा बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट तौर पे उन्होंने एक यहाँ पर प्लेट रख के चेक किया था, ठीक है, परफोरेटेड प्लेट को रख के चेक किया था। तो इससे होल से वो रेस निकल रही थी, और होल से रेस निकलने के बाद इस परफोरेटेड से टकराई, और परफोरेटेड टकराने के बाद इस पर गिरी। तो इस पर गिरने से एक ग्लो आया, यहाँ से क्या हो रहा था? ग्लो हो रहा था, है ना। ग्लो का मतलब चमक उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने देखा कि इस तरफ से कुछ इंडिविजुअल रेज आ रही हैं, जो कि इसको, इस परफोरेट प्लेट को पार करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा रही हैं। तो इन्हीं रेस को उन्होंने नाम दे दिया, स्टूडेंट उन्होंने कैनाल रे, ठीक है। उसको नाम क्या दिया था? कैथोड रे। इनको नाम दे दिया उन्होंने कैनाल रे। और यहाँ से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की, क्योंकि ये किससे निकल रहे थे बेटा? एनोड से निकल के किस पर आ रहे थे? वो कैथोड पर, कैथोड की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ऐसा देखा गया कि एनोड से तो पॉजिटिव ही आए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। तो एनोड से पॉजिटिव आया किस पर? कैथोड की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है बात? क्या थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात? फिर से एक बार दोहरा दूं। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और उस डिस्चार्ज ट्यूब पर प्रेशर रखा लो, ठीक है। प्रेशर कितना रखा? लो। कितना रखा था? 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। वोल्टेज को हाई रखा, और जब इन्होंने करंट अप्लाई किया और देखा कि इस तरफ से कुछ इंडिविजुअल रेज आ रही थी। फिर भी कह रहा हूं मैं, सिर्फ इस तरफ से अकेली इंडिविजुअल रेज नहीं आ रही होंगी, इस तरफ से भी इंडिविजुअल रेज जा रही थी। बस फर्क था कि उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, तो वो यहाँ पर परफोरेटेड नहीं रखा था। तो इस तरफ से निकली, और निकलने के बाद इस प्लेट से टकराई और यहाँ पर फिनिश होती चली गई। उसको पार ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये परफोरेटेड नहीं था। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके कंक्लूजन में क्या था? क्या कंक्लूजन बताया था कि एक्स रे प्रोड्यूस करता है, स्टेट चलती हैं, अभी स्टेट चलेंगी। और इसमें ये भी देख सकते हैं आप
अगर हम कोई नॉन मेटल की प्लेट रख दें जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, जो कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी तरफ वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं ना। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स क्लियर हो गई है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की आती। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ चार्ज क्या चीज़ रहती है इस पर, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। इतना नोट करना जल्दी से आप लोग पहले, चार्ज ऑन प्रोटॉन इधर लिख दूं मैं साइड में, मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ प्रोटॉन, और दूसरी चीज चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। देखिए स्टूडेंट, कितना मास होगा प्रोटॉन्स पर, क्या याद है किसी बच्चे को कितना मास रहता है प्रोटॉन पर? तो इसका मास रहता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये इसका मास है। इसका चार्ज क्या रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का था वही चार्ज इसका भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर रहता है। तब तो आप पढ़ते हैं कि जो एक एटम होता है वो न्यूट्रल की तरह काम करता है, प्रत्येक एटम एक न्यूट्रल एटम की तरह काम करता है। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है जल्दी से इसको नोट करें। तो इसके बाद मैं कंपैरिजन लिख देता हूँ, कंपैरिजन क्या था तीनों में। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लें। न्यूट्रॉन्स की बाद में बात करेंगे। न्यूट्रॉन्स का मतलब है न्यूट्रल होता है वो, ठीक है, ना उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज ना उस पर कोई नेगेटिव चार्ज। यहाँ दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, तीन टेबल बना लेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स टेबल बना लेंगे। आप इसको साफ कर दूं इतना, ठीक भाई। सब एटॉमिक पार्टिकल हाँ तो बनेगा नहीं, चलिए यहाँ पर एक मिनट, सब एटॉमिक, छोटे छोटे लिख दे रहा हूँ मैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बाद सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास की बात कर लेते हैं इसमें और अभी, रिलेटिव मास। नेक्स्ट होगा रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज, ये नजर आ रहा है रिलेटिव चार्ज तक। लास्ट हो जाएगा हमारा लोकेशन, लोकेशन इन द एटम, इन द एटम। ये चार कॉलम बना लीजिए आप, है ना। मैंने पहले क्या बताया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, और लास्ट कौन सा है हमारा, लोकेशन इन द एटम। तो स्टूडेंट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे निकालना है आपको, लोग कंफ्यूज मत होइए, ना परेशान होना है, ना टेंशन लेनी है, सारी चीज़ें मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। चार्ज कौन कौन सा चार्ज किस पर रहता है। तो इनका रिलेटिव मास क्या होता है, 1 यूनिट, इसका होगा 1 यूनिट, इसका होता है 1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1840 टाइम्स यूनिट, ये होता है। रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, उसका रिलेटिव चार्ज 1 यूनिट, उसका 1 यूनिट, इसका होता है 1/1840। रिलेटिव चार्ज क्या होगा, चार्ज, ये रिलेटिव मास से चार्ज इस पर क्या होता है, प्रोटॉन पर, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आपको पता है। न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज, या आप बोल दें न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव।
अच्छा, इसके बाद लोकेशन इन द सेल एंड लोकेशन इन द एटम। प्रोटॉन्स कहाँ रहते? न्यूक्लियस में, पता है ना बेटा, ये न्यूक्लियस में रहते हैं, दिख रहा है, नजर आ रहा ना, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। और न्यूट्रॉन्स, ये भी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट साइड, है ना, आउटर मोस्ट साइड, या लिख दें आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड ऑफ द सेल, या कहते हैं सेल के बाहर। लिख दो क्या लिखा है इसमें, आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस, ये लिख दें आप, आउटसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है टेबल? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव मास क्या होता है? 1 यूनिट 1/1814। ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, एक नहीं पूछा जाता है मास, आपको देख के बताना उसका मास क्या होगा। रिलेटिव चार्ज क्या होगा आपको पता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स होता है न्यूट्रन, नो चार्ज, इस पर होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। ये प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। इतना नोट कीजिए जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको फाइंड करना है कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। नोट कर लिया? साफ कर दूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो याद रखिएगा इसका चार्ज क्या है, इसका मास क्या है, इसका चार्ज क्या है, और वो हमने कंपैरिजन कर दिए तीनों, कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं साफ कर दे रहा हूं, तो याद रखना ये गोल्डस्टीन को 1886 अच्छा स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इसके बाद कि कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, एक एटम ले लूँ मैं, कोई सा भी एटम ले लूँ, जैसे सपोज करो मैंने सोडियम ले लिया। अब मुझे सोडियम का पता करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। फिर इसके बाद आप ये तो बता सकते हो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। पहले मैं ये देख लूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं कहाँ कहाँ। देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है ना सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11। मास नंबर कितना होता है? 23। एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अच्छा तो स्टूडेंट, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स होता है, ये चीज याद रखें आप हमेशा। इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है प्रोटॉन, और जो बचे हुए रहते हैं उसको बोल देते हैं, जो रिमेनिंग है उसको बोल दिया हमने न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, जो कि एटॉमिक नंबर है, तो 11। प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हैं 11। तो न्यूट्रॉन्स कितने बचे हैं, 12। तो इस तरीके से किसी भी आप एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पता कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, एक और चेक कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम, चलो कैल्शियम ले लेता हूँ। इसका 20 होता है और 40। आप एटॉमिक नंबर याद कीजिए पहले अच्छे से, मास नंबर भी याद कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 20 और 40 ले लिया है इसका मास। अब इसके बाद देख ले थोड़ा सा इसमें कितना प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। थोड़ा खुद से कीजिए आप पहले एक बार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बताइए क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। कर रहे हो खुद से सॉल्व?
क्या सॉल्व करना है भाई, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20। अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन की, तो भाई प्रोटॉन कितने होंगे 20। बचे हुए क्या हैं न्यूट्रॉन्स, तो कितने बचे हैं 20, इसमें से ये खत्म 20, इसमें से गए ये खत्म, बचा 20, तो ये 20। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। और ये बात क्लियर है कि जब हमारा कोई एक एटम है, ये सोडियम एटम है, इस सोडियम एटम में पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, जैसे मैंने कह दिया Na है, इसका कितना होता है 11, तो 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद आपको एक चीज़ का फोकस करना है कि इसमें टोटल कितनी सेल बन रही हैं। तो इसमें टोटल कितनी सेल है, 3 सेल है। ये तो एटम है हमारा, समझ लीजिए अच्छे से, ये एटम है और एटम का ये सेंटर पार्ट है, इसको बोल दिए न्यूक्लियस, ये सेंटर पार्ट है, इसको न्यूक्लियस बोल दिया। अब इसमें टोटल सेल कितनी निकल के आई 3, तो आप 3 सेल बनाइए। 1, मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ, 1 2 और 3, ओके। तो ये 3 सेल हो गई हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इधर प्रेजेंट होंगे, कहाँ होंगे न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। बचे हुए इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस की आउटसाइड में, आउटसाइड में रहते हैं, तो क्या करते हैं वो रिवॉल्व करते हैं भाई। तो रिवॉल्व कैसे करेंगे आप खुद देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रख दिए मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सेल में 8 हैं, तो भाई 8 रख दो कि आप 1, इससे रख दूँ रेड मार्कर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में कितने हैं 1, तो इसको हमने 1 रख दिया। और एक चीज़ सीख लीजिए, इस सेंटर से न्यूक्लियस तक, सॉरी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये भी बहुत बार यूज होगी, एटॉमिक रेडियस, ओके बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में। अभी ये पूरी की पूरी कहानी पढ़नी है हमें, आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ही क्यों करते हैं, और रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज भी करते होंगे, और एनर्जी लूज करते होंगे तो कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया हो, नहीं हुआ ना कभी ऐसा कि इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। भाई कभी आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, अब इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो चुके हैं दुनिया से, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन अपनी एक फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं। इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन होगा अच्छा खासा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, थोड़ी सी बात कर लें उसके बारे में, फिर इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस पर पूरा डिस्कशन। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझे थोड़ा। थॉमसन, एक मिनट देखें, सही है, थॉमसन्स, एस लगा लीजिए इधर, एस एन अपोस्टिस एस, थॉमसन मॉडल, एम तो बन गया, खत्म ही हो गया ये तो, एम चलिए लिखा है थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। उससे पहले थोड़ा समझें, इससे पहले थॉमसन मॉडल से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर देखिए, तो ऐसा बताया गया, ऐसा देखा गया, साइंटिस्टों ने बताया कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल बॉल की तरह होती है। एटम की स्ट्रक्चर स्फेरिकल बॉल की तरह होती है। अच्छा, अगर स्फेरिकल बॉल की तरह होती है तो थॉमसन ने इस पर एक मॉडल दिया। फिर थॉमसन ने मॉडल क्या दिया, हाँ, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, इसकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, मतलब जैसे एक हमारा ये एटम है, ये एटम है स्फेरिकल बॉल की तरह, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके अंदर, सपोज करो इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज हैं इसके अंदर, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ताकि एटम न्यूट्रल रहे। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव से न्यूट्रल रहता है, इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए। अब यहाँ देखें, जैसे थॉमसन ने बताया कि थॉमसन ने कहा कि एटम की स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से देख सकते हैं,
उन्होंने कहा आपने तरबूज को देखा होगा आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा अगर हम तरबूज को देखें तो तरबूज का शेप कैसा होता है, एक एटम की तरह होता है ना। हाँ सर मैंने तो खाया है, पानी में भी आ गया है ना। तो तरबूज का शेप कैसा होता है, एक स्फीयर की तरह होता है। बस पढ़ाई पे आ जा जल्दी से, तरबूज को भूलो, पढ़ाई पे आओ जल्दी से। देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो उसका स्फेरिकल शेप है अगर उसको हम काटें, ठीक है, तो देखें उसमें आपने देखा उसका रेड पोर्शन होता है ना, जो रेड पोर्शन है उसको उन्होंने कहा कि ए है यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। या कह दूं, सॉरी उन्होंने ये कहा था जो रेड वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जो रेड वाला पोर्शन है उसको कहा था उन्होंने कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जिसमें हमारे वो ब्लैक जो 20 टाइप के एम्बेडेड रहते हैं, एम्बेडेड मीन्स गड़े रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, उन्होंने कहा जो उसमें एम्बेडेड पार्टिकल्स हैं उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन को, और कह दिया कि वो एक न्यूट्रल हैं, एकदम पूरी तरीके से काम करते हैं। क्या आपने देखा कि वो न्यूट्रल होता है, क्या उनका जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके होते रेड वाले पार्टिकल के उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या आपको उधर इक्वल दिख रहे हैं। आप क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जो बीज है जो एम्बेडेड हैं, और प्रोटॉन क्या है जो रेड वाला पार्ट है उसको बोल दिया प्रोटॉन। तो इस तरीके से थॉमसन ने अपने मॉडल को दिया था। समझते हैं, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको देखिए, थोड़ा पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी आने वाली है अब आपके चैप्टर में, और सारी डिस्कवरियों पर बात होगी। अभी तो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हमने रख तो दिया यहाँ पर, बता तो दी नहीं है न्यूक्लियस, लेकिन आखिरकार इसकी डिस्कवरी कैसे हुई इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।